नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो पटना के मुन्ना चक चौक में स्थित है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वहां एक छात्रा की मौत संदिग्ध हालत में पाई गई और परिजनों का ये आरोप है कि छात्रा के साथ कुछ गलत हुआ है और मारपीट, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए हैं उसमें जगह जगह पे छात्रा के शरीर पे जख्म के निशान है और गर्दन से लेकर जांघों तक में पूरे चोट के निशान है और छाती पे नाखून के निशान हैं। पुलिस शुरुआती दौर में तो लीपापोती कर रही थी कि छात्रा ने आत्महत्या किया है, नींद की गोली भी उसके कमरे से पाई गई है, बट ये कहानी जो है वो सारा मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और इस वीडियो में इन सारे मामले का जो कानूनी पक्ष क्या होता है, क्योंकि परिजन का ये भी आरोप है, वो कह रहे थे कि उन्हें मोटी रकम देने की बात कही गई थी कि केस दबा दे। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे केस का क्या है कानूनी पहलू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जैसा कि ये केस काफ़ी अब चर्चित हो चुका है और हाई प्रोफाइल केस भी हो चुका है, तो इस केस के बारे में हम जानेंगे कि जो छात्रा के साथ जो भी रेप का मामला ऐसा बताया जा रहा है और साथ ही साथ जो हॉस्टल संचालक है वो ये कह रहे थे, जो परिजन को पैसा देने की बात कर रहे थे, तो इन सारे मामलों में कितने साल की सज़ा हो सकती है और क्या क्या कानूनी पक्ष है इस सारे बातों में? सबसे पहले आपको बता दें कि बड़ा ही संवेदनशील मामला है। रेप का जब भी कहीं जिक्र होता है तो ये हिंदुस्तान का अभी तक कल्चर है, सरकार भी अति संवेदनशील होती है इस केस को लेकर। लेकिन चर्चा इसीलिए शुरुआती दौर में चर्चाओं में ये चीज़ नहीं आए, लोग समझे नहीं, दबाने की कोशिश की जाती है। अभी दो घटना इसके पहले के आप देखे होंगे जो व्यापक पैमाने पर देशव्यापी बना था, जो निर्भया हत्याकांड जो 2013 की घटना है। पहली बार ऐसा हुआ कि संसद भवन के नज़दीक तक आंदोलनकारी पहुंच गए थे और उस टाइम का राजनीतिक परिवर्तन ये हुआ कि वो तत्कालीन जो मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उनका यदि सत्ता से जाने में यदि अहम भूमिका रही तो उस घटना का भी विवरण आज का होता है। और इतने व्यापक पैमाने पर असर हुए कि 2013 में आईपीसी में संशोधन किया गया और उसी संशोधन के बाद एक पैमाना जोड़ा गया कि अगर कोई पीड़िता का रेप होता है और रेप के बाद मौत हो यानी मर्डर हो जाता है, ऐसे परिस्थिति में विकल्प है फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो अब अगर ये साबित हो गया कोई व्यक्ति का कि रेप किया गया और रेप के बाद उसका मर्डर हुआ, ये दो कड़ी यदि स्थापित हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो उसके अभियुक्त होते हैं उनको फांसी की सज़ा होती है। अब रही बात, इसमें दो पहलू जो है पुलिस को बहुत स्पष्ट तरीके से रखनी चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 में जो लिखा गया उसमें बहुत सारी चीज़ होती है कि कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द क्राइम और इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम उसको देखा जाता है। घटना से पहले का व्यवहार और घटना के बाद का व्यवहार। तो पहले आप हॉस्टल के संचालक पर यदि संदेह व्यक्त किया जा रहा है तो दो पहलू हैं। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से समझना होगा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दो घटनाएं बढ़ी हैं। गर्ल्स हॉस्टल के आड़ में लड़की सप्लाई का गोरख धंधा जो लोग चला रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा, स्पा सेंटर के नाम पर वेश्यावृत्ति की कामें हो रही चलाता है लोग। ये समझ लीजिए, दो चीज़ें होता है। अब जहाँ तक ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बात जो आपने बताया, इसको अगर हॉस्पिटल में पहले तो ये होता है कि ये पुलिस को करना होगा कि कैसे माने उसको कैसे पता चला उनके परिजन को कि लड़की बेहोश है, उनको खबर कौन किया, और दूसरा ये होता है कि उसको हॉस्पिटल किसने पहुंचाया। तो ये अगर ये होता है कि नहीं, जो संचालक थे उनका यदि हॉस्टल में आपका निजी जीवन में बहुत झांकने का इंटरफेरेंस नहीं होता है, माँ बाप रहता है वहाँ पर भी देखते हैं लड़कियाँ सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, घर से भाग जाती है, तो हॉस्टल के संचालक का बहुत लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है। सभी आदमी, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत हॉस्टल संचालक इसके आड़ में गंदे काम करते हैं, लेकिन बहुत लोग स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बहुत लोग अपने नियम कानून कायदा, चूँकि उनको लगता है कि हमारा भविष्य है, इसी से हम कमाते हैं तो हम गलत काम में क्यों करें। गार्जियन को भी कई बार हॉस्टल संचालक फ़ोन करते हैं। तो हकीकत ना तो मैं उनका प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना बचा रहा हूँ, लेकिन सामान्य स्थिति की बातें जब किया जाए कि अगर हॉस्टल के संचालक ने ही उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उनके परिजन को फ़ोन किया, तो अगर उनका हाथ होता, इन्वॉल्वमेंट होता, तो वो मरने का इंतजार करता, तब उसको लेके भेजता हॉस्पिटल और लंबे समय अवधि तक उसका इलाज हुआ।
इलाज के दौरान उसकी मृत्यु मेदांता में, जब वो यहाँ इस हॉस्पिटल से रेफर किया गया, उनके परिजन ने लेके गए मेदांता में, तो उनकी मौत हुई। इस दौरान कदाचित यदि उसको होश आया होता, क्या वो मरने से पहले कभी होश आया, और होश आया तो क्या इस घटना का विवरण के बारे में बताया। तो ये इमीडिएटली बिफोर द कंडक्ट, और जिस टाइम में यदि कोई आदमी वारदात करता है तो वो सबसे पहले जब जानता है कि पुलिस में केस बन गया, तो सबसे पहले वो छोड़ के भागता है जगह को। तो वो हॉस्टल से ही गिरफ्तार हो रहा है वो संचालक। अच्छा। तो इमीडिएटली, ये कानून का नजर मैं बता रहा हूँ। अच्छा। तो कानून के नज़र से जब देखेंगे तो इमीडिएटली बिफोर और सब्सिक्वेंट यदि उसका कंडक्ट को देखिए, तो वो एक संदेह के परे से होता है कि भाई यदि उसको इन्वॉल्वमेंट रहता, डरा रहता, सहमा रहता, घटनास्थल पे नहीं रहता, तो ये एक हॉस्टल संचालक के लिए ये बेल के टाइम में या उसका इन्वॉल्वमेंट के टाइम में थोड़ा सा इस पर संशय होता है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये डॉक्टर और मेडिकल का भी नाम आ रहा है कि हॉस्टल से भी मिली भगत है। तो आप जान लीजिए कि भारतीय कानून में इस तरह का, पहले एक रोड के किनारे जब एक्सीडेंट होता था तो जो लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचाते थे, पुलिस उसी से पूछताछ करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फटकार लगाया, बोले कि कोई भी घायल व्यक्ति को यदि हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो हॉस्पिटल का ये दायित्व होता है कि आप डिनाई ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको इलाज करना ही है। और जो व्यक्ति पहुंचाया है उससे आप सवाल जवाब, पुलिस को भी बोला कि आप नहीं पूछेंगे, नहीं तो मानवता का सेवा कोई नहीं करेगा। लफड़ा के डर से जो इंसानियत लोग हैं वो इलाज नहीं कराएंगे, किसी व्यक्ति को रोड पर तरफते छोड़ देंगे। हॉस्टल का के अलावा अगर आपको लगता है कि वो जो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल वो इतना तहकीकात नहीं करता। आप किसी भी पेशेंट को लेके चले जाइए, सीधे पहले भर्ती करेगा, उसके बाद ही कोई बात करता। और अगर कदाचित वो हॉस्पिटल यदि डिनाई करता है इलाज से, तो लोग उस पर केस करेंगे और वो सजा होता है उसको। तो वो आनंद फानन में पुलिस के, और पुलिस का जो नजरिया होता है, पुलिस के पास 2 चैलेंज है इसमें। पहले ये होता है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस सिद्धांत पर काम करने के लिए पुलिस बड़े ही समय लेकर इत्मीनान से जांच रिपोर्ट के आधार पर, पब्लिक क्या है कि बहुत जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी, लेकिन पुलिस कड़ी दर कड़ी, क्योंकि घटना को किसी ने देखा नहीं, वो लड़की का फुटेज, अब पुलिस वहां से ट्रेस की कि रेलवे स्टेशन पर उतरी, रेलवे स्टेशन पर उतर के 12:30 बजे में वो वहाँ पहुंची हॉस्टल में पहुंची। नेक्स्ट डे का वीडियो का फुटेज है, किसी आने जाने व्यक्ति का है कि नहीं है, कौन आया, क्या उस रात में वीडियो फुटेज जो है सीसीटीवी कैमरा बंद तो नहीं किया गया। अगर बाहरी लोग जाएंगे तो सीसीटीवी फुटेज बंद करेगा उसका। तो पुलिस को सारे अथॉरिटी के साथ ऑथेंटिक बातें को करती है सामान्यतः। लेकिन पुलिस का दूसरा है कि आंदोलन जब भड़कता है तो अफवाहों से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे आप जान लीजिए इतिहास में 1857 ईस्वी का विद्रोह, गाय और सुअर के चर्बी के नाम पर 1857 का विद्रोह हो गया था। तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अफवाह भी नहीं फैलानी चाहिए। अब रही बात कि ये एक सिद्धांतिक बात है कि इस घटना में अगर हॉस्टल संचालक, हॉस्पिटल या अन्य कोई व्यक्ति का हाथ है तो वो बचना नहीं चाहिए। इसलिए पुलिस को इतना जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये आत्महत्या है, ये कहना उनके लिए शर्मनाक बात है। पुलिस को कि ये क्रेडिबिलिटी को घटाता है। आप किस मुंह से आप कहेंगे कि रेप हुआ, कि शुरुआती दौर में आपने कैसे कह दिया कि आत्महत्या का मामला है? कहना ही नहीं चाहिए था। कहते कि हम अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट आने तक का इंतजार किए। तो ये जल्दबाजी में पुलिस के द्वारा दिया गया बयान ही उनके लिए अब जो है सो हेडेक हो रहा है। तो ये सब तमाम तरह की बातें। जहाँ तक रही बात इस पूरे प्रकरण में, तो पूरे प्रकरण में देखिए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है, जब वो नाखून के निशान, ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मैं आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ दुष्कर्म होगा तो उसके शरीर पर क्या क्या निशान पाए जाएंगे। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में ये आपको मैं बता रहा हूँ, हालांकि फोटो तो थोड़ा आपत्तिजनक है, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप देखिए किस अंग में कितना दाग होगा, उसके शरीर पर जैसे नाखून का निशान है, वो तमाम तरह का चीज का वो विवेचना किया जाता है। तो उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म में आप देखेंगे कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ है। अगर किसी के साथ सहमति से संबंध स्थापित होगा तो उसके बॉडी पर कोई मार्क नहीं होगा। संघर्ष के दौरान यदि कोई आदमी की हत्या होता है या इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो बचने के प्रभाव में संघर्ष होता है। संघर्ष होगा तो जो अगर किसी के साथ रेप होगा, जबरदस्ती होगा, तो उसके शरीर पर अपराधी का नाखून का निशान नोचाएगा कहीं बॉडी, तो वो पकड़ा गया तो वो पाया गया। शरीर में कई जगह जख्म के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात किया जाए तो गर्दन से लेकर जांघों तक, तब वो जो जख्म के निशान पाए गए हैं, अब वो जख्म के निशान का भी एक होता है कि वो कभी कभी वो किस लेवल का चोट है, वो बाहरी फैक्टर्स का चोट है या सेल्फ
भी इंजरी लोग पहुंचाता है, कभी कोई नाखून से मैंने नस काट लिया, ये कर लिया, लेकिन नाखून का निशान ये शो करता है कि उसके बाहरी लोगों के द्वारा चोट पहुंचाया गया। अब जो निजी जो अंग होते हैं उस पर किस तरीके का दाग है, क्या होना चाहिए मेडिकल के मुताबिक, वो तमाम तरह का चीज़ों से ये स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, इनके साथ ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद अब पुलिस जो है तो कहाँ दुष्कर्म हुआ, क्या इसके साथ वो लड़की के जब गांव गई थी तो रास्ते में हुआ या हॉस्टल में जाके सो गई, कहाँ क्या हुआ वो पुलिस का काम है या हॉस्टल में हुआ, ये अनुसंधान का विषय है। इसमें मेडिकल जो हॉस्पिटल है जहाँ इलाज हुआ, क्या उसका और हॉस्टल संचालक के बीच में कोई मिलीभगत थी, ये तमाम तरह का रिपोर्ट आता है। तो बिहार पुलिस का इसमें जो है संशय इसलिए बढ़ जाता है कि बिहार पुलिस शुरुआती दौर में बिना जांच के ही बोल दिया सुसाइड, तो उनकी क्रेडिबिलिटी अब घट गई। इसीलिए लोगों के बीच में अभी सांसद पप्पू यादव जी जो हैं सो गृह मंत्रालय से आवेदन देकर अपने पैर से मांगा है कि इनका निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई को सौंपा जाए, तो उनका भी ये प्रोग्रेस है। तो अब देखिए, अगर वो जब तक कि जांच नहीं आ जाए तब तक वो लिए होना चाहिए, लेकिन लोग सड़क पर इसलिए, चूंकि आपको पता होगा कि अब विपक्ष की भूमिका जो होती है वो निष्क्रिय, 100 दिन तक बोले हम कुछ बोलेंगे नहीं, सत्ता पक्ष कुछ बोल नहीं सकता है, इसीलिए लोगों का गुस्सा जो है सो आंदोलन के तौर पर, कैंडल मार्च, ये वो आक्रोश के तौर पर निकल रहा है। इसके राजनीतिक इसी वजह से जो मामला दब न जाए, इस पर विजय सिन्हा जी का बयान आना, सम्राट चौधरी जी का बयान आना, वो तो सकारात्मक है, मैंने पुलिस को ये किया, वो जो एक पॉलिटिकल बयान होता है वो सब देंगे, लेकिन विपक्ष तो 100 दिन तक का कसम खाया कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे बिहार में कुछ हो जाए, तो उनका अलग मामला। अच्छा, इसमें एक और चीज सर पूछना चाहेंगे कि अगर लड़की सुसाइड की है तो भी क्या हॉस्टल संचालक को सजा हो सकती है? नहीं, सुसाइड अगर आप कर लेते हैं, हॉस्टल प्रोवोक किसने किया, अच्छा, किसके दबाव में वो किया, वो एक चीज, अब कौन किया उसको, तब उसके पर केस होता है। लेकिन यदि कोई आदमी यहाँ सुसाइड कर लिया और आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन केस में नाम पड़ जाने के बाद प्रक्रिया में प्रोसीजरल पनिशमेंट है, बेल में जाइए, एंटीसिपेटरी बेल में जाइए, कोर्ट में डायरी आएगा, तब तक भाग के रही तो प्रोसीजरल पनिशमेंट तो हो ही जाता है। तो ये सब तो चीज़ दुर्भाग्य है कि उस हॉस्टल में इस तरह का चीज़ हुआ, तो एज ए संचालक उनका तो दायित्व बनता है, और परेशान तो वो होंगे ही। लोक लज्जा, समाज में चर्चा होना, जेल चले ही गए हैं, बेल में तो आएगा, तो तत्काल तो प्रक्रियात्मक पनिशमेंट हो ही गया उसको। दोस्तों, आपने देखा सर ने कितने अच्छे तरीके से इस सारे जो भी मामला है उसको कानूनी पक्ष के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।